नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अब से पहले जो वीडियो था उस वीडियो में अपन ने न्यूटन की गति के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने न्यूटन की गति का पहला नियम पढ़ा था। तो उसमें अपन ने स्थिर जड़त्व और गतिशील जड़त्व के बारे में बात करी थी। तो भाई पहला नियम ये था कि यदि कोई वस्तु स्थिरावस्था में है तो वो स्थिरावस्था में ही रहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। तो उसके आधार पर अगर अब उसने कहा कि दो प्रकार का होता है, एक तो स्थिर जड़त्व और एक गतिशील। कि स्थिर जड़त्व में ये कहा कि वस्तु अगर गतिशील अवस्था स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। और गतिशील जड़त्व के बारे में कहा था कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य ना करे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़े थे। तो अगर बात करी जाए गतिशील जड़त्व के एक एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दैनिक जीवन के बारे में के आधार पर अगर देखा जाए तो एक लंबी कूद कूदने वाला जो एक एथलेटिक्स जो है, लंबी कूद कूदने वाला जो एथलेटिक्स है वो कुछ दूरी अर्थात अधिकतम दूरी कूदने के लिए वो पहले कुछ दौड़ता है और फिर जब वो दौड़ के थोड़ा सा अगर छलांग लगाए, एक तरीके से ये कहें कि पहले दौड़ता है और जो अपने शरीर का जो जड़त्व है वो आगे की ओर रखता है ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके। जब वो दौड़ता है तो एक तरीके से ये कह दें कि अपने जो शरीर का जो भार है उस भार को वो आगे की तरफ रखता है ताकि अधिकतम दूरी तक अधिकतम दूरी तक कूदा जा सके। ऐसे ही जैसे बस या चलती हुई बस या रेलगाड़ी से अगर कोई कूदता है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी से अगर कोई कूदता है तो वो मुंह के बल गिरता है, वो मुंह के बल गिरता है। क्योंकि पहले तो जो वो था, पहले तो उसका शरीर जो था वो बस की गति के अनुसार, बस के वेग के अनुसार था। लेकिन जैसे ही वो बस के नीचे कूदता है तो उस स्थिति में उसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ऊपर वाला हिस्सा तो बस के वेग के अनुसार दौड़ता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो पृथ्वी के संपर्क में आते ही वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। इस वजह से वो मुंह के बल गिरता है। अगर अपने को बस या रेलगाड़ी से, दौड़ती हुई बस या रेलगाड़ी से आसानी से उतरना है तो इसके लिए पहले उनके वेग, बस और रेलगाड़ी के वेग के साथ में पहले कुछ दूरी तक दौड़े, इसके बाद में वो करें, तब अब ऐसी स्थिति अपने पास में नहीं बनती। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं न्यूटन की गति के पहले नियम में। अब आगे अपन बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में। तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बारे में बात करें उससे पहले, क्योंकि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो न्यूटन ने संवेग के आधार पर दिया, मोमेंटम जिसको बोले, संवेग के आधार पर उसने दिया कि संवेग ये है क्या। तो न्यूटन की न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के बारे में बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं संवेग के बारे में कि मोमेंटम जो है वो मोमेंटम अपने पास में क्या होता है। तो संवेग की अगर बात करें, जैसे एक तो अपने पास में बंदूक की जो गोली है, बंदूक की गोली और जो क्रिकेट वाली जो गेंद है, उस क्रिकेट वाली गेंद को अपन आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो गतिशील अवस्था में हो, लेकिन अगर वो गतिशील अवस्था में हो, जैसे बंदूक की गोली, बंदूक से निकलने के बाद में गोली का जो वेग है उस स्थिति में, और गेंद जो है वो तेज गति से दौड़ रही है, तेज वेग से अगर वो दौड़ रही है तो उस स्थिति में उनके सामने हाथ लाना जो है वो हमारे लिए घातक होता है कि उनको पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है उस स्थिति में। तो इन सभी स्थितियों के आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो सारा एक उनको रोकना या जो भी परिवर्तन होता है, इसके लिए उसने कहा कि बंदूक एक तरीके से जो गोली का जो द्रव्यमान है, गोली का द्रव्यमान तथा वेग जो है, उन दोनों का गुणनफल जो है उसको कहा क्या, संवेग। कि बंदूक से निकलती हुई गोली जिस वेग m द्रव्यमान की गोली को अगर v वेग से छोड़ा जाता है तो उन दोनों का द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। कि
यदि किसी m द्रव्यमान की गोली को v वेग से छोड़ा जाता है तो दोनों का गुणनफल जो है वो संवेग के बराबर होता है, अर्थात इसे p के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो p बराबर में गोली का द्रव्यमान m और वेग v, गोली का द्रव्यमान m और वेग v, अर्थात अगर बात करी जाए संवेग की तो संवेग सदिश राशि है या अदिश राशि है, क्योंकि अगर अपन बात करें तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो एक निश्चित दिशा में जाती है, एक निश्चित दिशा में गति करती है, तो जो संवेग है वो संवेग सदिश राशि है, सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। अगर बात करी जाए इसके मात्रक की तो संवेग जो है वो परिभाषा अपन ने लिखी है कि द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान जो है उस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम इंटू वेग जो है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग जो है उस संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग एक सदिश राशि, अगर संवेग को समझना है तो संवेग को समझ सकते हैं बंदूक से निकली हुई गोली और तेज गति से दौड़ती हुई क्रिकेट की गेंद। ये जो है ये इन दोनों स्थितियों में ही अपन काम है संवेग काम करता है। तो अगर किसी m द्रव्यमान की गोली को v वेग से छोड़ा जाता है तो वेग तथा द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि होती है जिसका जो मात्रक है वो मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके आधार पर न्यूटन ने अपनी गति का द्वितीय नियम दिया, इसके आधार पर न्यूटन ने गति का दूसरा नियम दिया कि किसी वस्तु के, अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम यह था कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्यरत है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्यरत है। भाई वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल के समानुपाती होती है, और ये कहें कि संवेग की जो दिशा है वो संवेग की दिशा बल की दिशा में होती है। तो ये द्वितीय नियम था। अब इसका अगर मैथमेटिकल रूप देखें और उसके आधार पर अगर बल का फॉर्मूला देखा जाए तो ये लिख सकते हैं कि माना m द्रव्यमान की वस्तु का वेग जो है वो अपने पास में u है। m द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या है, u है। जब बल F लगाया जाता है या बल F आरोपित किया जाता है तो t समय के बाद भाई बल आरोपित किया तो t समय के बाद वस्तु का वेग u से v में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई m द्रव्यमान की वस्तु को अपन ने u वेग से फेंका, जब इस पर बल आरोपित किया, वेग की दिशा में बल आरोपित अगर कर रहे हैं तो t समय के बाद वस्तु का वेग बदल गया और वो हो गया स्मॉल v। तो अगर प्रारंभ में संवेग देखें, आप संवेग की परिभाषा लिखें, प्रारंभ में अगर संवेग p1 अगर उसकी बात करें तो m द्रव्यमान की वस्तु को u वेग से फेंक रहे हैं, अर्थात mu। अब द्वितीय स्थिति मतलब t समय बाद संवेग
टी समय के बाद में अगर संवेग देखा जाए तो P2 बराबर में, गोली तो m द्रव्यमान की है या वस्तु का द्रव्यमान तो m ही है, लेकिन जब बल आरोपित किया तो उस स्थिति में इसका वेग जो है वो अपने पास में है v। अब ये देखें कि t समय में संवेग में परिवर्तन, वो संवेग में परिवर्तन जो अपने पास में है वो आ गया एम वी वेक्टर माइनस एम यू, अर्थात m दोनों से कॉमन v माइनस यू अपने पास में संवेग आ गया t समय के बाद। अब t समय के बाद अपने पास में संवेग आ गया तो संवेग में परिवर्तन की दर देख लिया अपन ने। t समय बाद में संवेग में परिवर्तन की दर, t समय बाद संवेग में परिवर्तन की दर वो अपने पास में आ गया m v वेक्टर u बटा t। ठीक है, ये सारे समीकरण अपने पास में इस रूप में आ गए कि पहले कि भाई m द्रव्यमान की वस्तु को u वेग से फेंकते हैं और अगर उस पर f बल आरोपित किया जाए तो f बल आरोपित करते हैं तो t समय के बाद में इसका पहले जो वेग u था अब वो बदल गया किसमें, v में परिवर्तित हो गया कि जैसे ही आप बल आरोपित करोगे तो फिर वो v वेग से दौड़ेगी उतने ही द्रव्यमान की वस्तु। तो प्रारंभ में संवेग देख लिया, द्वितीय स्थिति जब अपन ने बल लगाया है तो उसके बाद में टी टाइम के बाद में बल अपन ने देखा, संवेग देखा तो P2 आ गया, P1 P2 अपन ने निकाल लिया। अगर अपन ये कहें कि टी समय में संवेग में परिवर्तन देखें तो अंतिम स्थिति में संवेग माइनस प्रारंभिक स्थिति में संवेग, तो ये मान आ गया। संवेग में परिवर्तन की दर, टी टाइम के बाद अगर संवेग में परिवर्तन की दर देखें तो ये कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर बटा टाइम, संवेग में परिवर्तन की दर आ गया। अब अपन ने गति का जो दूसरा नियम है वो गति का दूसरा नियम लिखा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो बल के समानुपाती होता है, अर्थात P बल जो है वो बल F समानुपाती m v वेक्टर माइनस u वेक्टर बटा t, m v वेक्टर माइनस u वेक्टर बटा t। संवेग में परिवर्तन की दर अपन ने लिख दी, या ये कहें कि f समानुपातिक स्थिरांक ले लिया अपन ने k m v वेक्टर माइनस u वेक्टर बटा t, अपने पास में ये मान आ गया। अब इसी को अगर ये समानुपातिक स्थिरांक है अपने पास में, चूंकि अगर देखा जाए तो v वेक्टर माइनस u वेक्टर बटा t वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण था तो वेग में परिवर्तन की दर ही है u माइनस v प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन की दर t समय में, तो t समय में वेग में परिवर्तन की दर बराबर में क्या, त्वरण, बराबर में अपने पास में किसके, त्वरण के, और इसको कह दिया किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर। तो वेग में परिवर्तन की दर आ गया, अर्थात v वेक्टर माइनस u वेक्टर बटा t के जगह अपन रख सकते हैं a, तो f बराबर में आ गया k m a, के f बराबर k m a वेक्टर। k जो है वो समानुपातिक स्थिरांक है, k समानुपातिक स्थिरांक है। तो अब अगर ये देखा जाए कि जो बल है इस बल का मात्रक अगर अपने को निकालना है, बल का अगर मात्रक निकालना है तब माना k जो मान है समानुपातिक स्थिरांक है इसका मान अपन 1 ले ले, समानुपातिक स्थिरांक का मान ले लिया 1, अर्थात f बराबर में आ गया m a, m हो गया द्रव्यमान, a है अपने पास में इसका त्वरण, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो हो गया अपने पास में किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। और बात करी जाए त्वरण की मात्रक की तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन ने ये जो मान अपने पास में आ गया F बराबर में, ये जो मात्रक अपने पास में आया है F बराबर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी मात्रक को इसने कहा न्यूटन, इसी मात्रक को इसने कहा न्यूटन, कि जो बल है इस बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अर्थात किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा गया। अब बल के अन्य मात्रक भी होते हैं, बल के अन्य मात्रक हैं डाइन,
और पाउंड, बल्कि अन्य मात्रक डाइन और पाउंड भी होते हैं। तो डाइन और पाउंड की अगर बात करी जाए तो 1 न्यूटन जो है वो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तथा 1 पाउंड की अगर बात करी जाए, 1 पाउंड अर्थात 1 पाउंड जो है वो बराबर में होता है 13,825.7 पाउंड, वो डाइन के बराबर। तो 1 पाउंड जो है वो 13,825.7 डाइन के बराबर। और अगर बात करी जाए 1 न्यूटन की तो वो 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। तो ये कह दें कि जो बल है उस बल का मात्रक न्यूटन, डाइन और पाउंड तीनों होते हैं। न्यूटन जो है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा गया है। डाइन जो है वो 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और जो 1 पाउंड है वो 1 पाउंड 13,825.7 पाउंड के बराबर होता है। तो ये तो बात हो गई न्यूटन की गति के दूसरे नियम के बाद, कि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग के आधार पर दिया गया। और संवेग जो है वो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू जो वेग है उसके गुणनफल के बराबर, कि किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर है। इसी के आधार पर न्यूटन ने गति का दूसरा नियम दिया कि किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है तथा इसकी जो दिशा है वो बल की दिशा के समान। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन देखते हैं कि जो क्वेश्चन अपने पास में है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में, एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, और यदि बल को 2 गुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना होगा। अपने को दिया हुआ है, अपने को ये दे रखा है कि जो द्रव्यमान m है वो तो है 5 किलोग्राम, वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम दे रखा है। इस 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण लगा रहे हैं। तो त्वरण a जो है वो दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल कितना लगेगा, तो अपन ने न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल अपन ने पढ़ा है F बराबर में ma, और m जो है वो तो है 5 किलोग्राम और जो a है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं कि 50 किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहा है न्यूटन। तो बल F जो है 50 न्यूटन हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि बल को 2 गुना कर दिया जाए, अब तो क्या आ रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करोगे तो जो बल है वो बल आएगा उसका 50 न्यूटन। लेकिन अब बोल रहा है कि उसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 गुने बल से, 2 गुने बल मतलब बल जो है F 2 गुना कर दिया जाए मतलब 100 न्यूटन, m जो दे रखा है वो ही है 5 किलोग्राम। तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण कितना होगा, F ma है, तो a वेक्टर बराबर में आ गया F बटा m। F अपने पास में 100 न्यूटन है और जो द्रव्यमान दे रखा है वो अपने पास में है 5 किलोग्राम। तो अगर त्वरण की बात करी जाए तो 100, और जो मात्रक इसके हैं वो है अपने पास में न्यूटन जो है उसको लिखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा 5 किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, 5 एकम 5 दूना 10, तो ये आ गया अपने पास में a का मान आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि अगर किसी वस्तु का बल अगर आप 2 गुना करते हो तो त्वरण भी कितना हो जाता है, पहले तो 10 था
5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण दोगे तो बल लगा कितना, 50 न्यूटन। और अगर इस बल को 2 गुना कर दिया जाए तो त्वरण भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कि बल 2 गुना तो त्वरण 2 गुना, या ये कह दें कि अगर वस्तु का त्वरण 2 गुना कर दोगे, कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का अगर त्वरण 2 गुना कर दिया जाए तो बल भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। या अगर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का बल 2 गुना कर दिया जाए तो त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं आगे, कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बॉक्स पर 80 न्यूटन बल लगाकर धकेला जाता है। कि एम जो दे रखा है वो तो है अपने पास में 50 किलोग्राम, और इस बॉक्स पर बल जो लगा रहे हैं एफ, वो लगा रहे हैं 80 न्यूटन। धकेला जाता है, बॉक्स में उत्पन्न त्वरण ए का मान अपने को ज्ञात करना है, अर्थात फॉर्मूला है बल एफ बराबर में एम ए, अपने को ज्ञात करना है त्वरण, अर्थात ए वेक्टर बराबर में एफ बटा एम। अर्थात ये कह दें कि ए वेक्टर बराबर एफ है अपने पास में 80 न्यूटन, और न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बटा एम है 50 किलोग्राम। तो यहां से किलोग्राम हट गया, एक जीरो हट गई। अगर बात करी जाए तो 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 का 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण जो है उस त्वरण का मान आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बोल रहा है कि यदि बल 25, यदि जो वस्तु का जो द्रव्यमान है, एक तरीके से बल नहीं है ये द्रव्यमान है, यदि द्रव्यमान जो है वो 25 किलोग्राम के बॉक्स पर लगाएं, भाई 25 किलोग्राम के बॉक्स पर अपन ने बल लगाया, तो उसमें त्वरण जो है, ये कह दें कि अब जो है पहले 50 किलोग्राम जो अपन ने 80 न्यूटन बल लगाया है, वो 80 न्यूटन बल पहले तो 50 किलोग्राम वस्तु, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगा रहे थे, और अब जो ये बल लगा रहे हैं, अब ये बल लगा रहे हैं कितने किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, 25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर। तो ये बोल रहा है कि त्वरण जो है उस त्वरण का मान कितना होगा, कि यदि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 80 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यदि ये 80 न्यूटन बल 25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा, उस स्थिति में त्वरण देखना है। अर्थात अब अपने पास में द्रव्यमान तो है 25 किलोग्राम, और जो बल है एफ है वो है 80 न्यूटन, तो अपने पास में त्वरण आ गया 80 न्यूटन, अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटा 25 किलोग्राम। तो किलोग्राम से किलोग्राम हट गया। अब अगर इसको काटें तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 5 बच गए दशमलव, और 25 दूना 50, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण आता है वो त्वरण आ गया अपने पास में 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि यदि द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और जो बल है वो उतना ही रहे, वस्तु का द्रव्यमान अगर आधा कर दें तो जो त्वरण है वो त्वरण क्या हो जाता है, 2 गुना। कि पहले तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अब हो गया 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि यदि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु का, या ये कह दें कि यदि किसी वस्तु पर 80 न्यूटन बल, कि 50 किलोग्राम वस्तु के द्रव्यमान की वस्तु पर 80 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उसका त्वरण आता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यदि 25 किलोग्राम की वस्तु पर आप 80 न्यूटन बल लगाओगे तो उसका जो त्वरण है वो अपने पास में आएगा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात प्रारंभ में जो त्वरण था उसका आता है 2 गुना। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप द्रव्यमान आधा करते हो तो वस्तु का जो त्वरण है वो हो जाता है 2 गुना, वस्तु का त्वरण 2 गुना हो जाता है। या ये कह दें, इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि अगर आप वस्तु का
बल दोगुना करते हैं तो त्वरण भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। लेकिन अगर आप वस्तु का द्रव्यमान जो है वो आधा करते हैं तो त्वरण क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।